Hi everyone, this is Aditya and I hope you guys are doing very well. So दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ जीएसटी। तो दोस्तों एक मैंने जीएसटी की सीरीज़ स्टार्ट करी जिसमें हम बेसिक्स टू एडवांस तक जाएंगे। और दोस्तों इसमें आज के इस लेक्चर में मैं कवर करने जा रहा हूँ बेसिक्स ऑफ जीएसटी बेसिकली। एंड ये काफ़ी शॉर्ट वीडियोज़ ही होंगे, आई थिंक हाफ एन आवर के अराउंड ही होगी, जिसमें हम जीएसटी के बेसिक्स इंट्रोडक्शंस देखेंगे, उसके राइट जीएसटी के बेनिफिट्स क्या हैं, ऐसी कौन सी कंट्रीज जिसने फर्स्ट टाइम जीएसटी इम्प्लीमेंट किया अपनी कंट्री में। फिर हम आईटीसी की यूटिलाइजेशंस भी देखेंगे कि किस वे में यूटिलाइजेशंस की जा रही हैं, किन किन स्टेट्स पे और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके ऊपर जीएसटी इम्प्लीमेंट एप्लीकेबल है। राइट, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली हम देख रहे हैं यहाँ पे जीएसटी की इंट्रोडक्शन। राइट, अब देखिए जीएसटी जो है हमारे भारत में आया था 2017 में पहली बार आया था, और थ्रू हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंगली। जैसा कि आप लोग अगर जानते हैं थोड़ी बहुत नॉलेज, तो पहले जीएसटी पहले लॉ बनता है। लॉ मेकर्स जो होते हैं इंडिया में वो लॉ बनाते हैं, फिर लॉ बनाने के बाद ये पार्लियामेंट में पास किया जाता है। पार्लियामेंट में जब ये पास हो जाती है लोकसभा एंड राज्यसभा में, फिर उसके बाद ये जाता है प्रेसिडेंट के पास। और जो प्रेसिडेंट का जो फाइनल वहाँ जो साइन किया जाता है, तब लॉ जो होता है वो एप्लीकेबल हो जाता है पूरे भारत में। पहले आपने अगर कहीं लॉ अगर पहले कभी आपने पढ़े हो तो सिंपल पहले वो बोला जाता था कि इट इज़ एप्लीकेबल टू इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। बट अब क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर अब हमारे भारत का पार्ट तो पहले भी था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशंस पहले हमें वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन अलग थी पहले 370 आर्टिकल के हटने से पहले की। तो अब जब भी अगर लॉ अगर पास होता है तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बोला जाता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। मतलब कि अब जो भी लॉ पारित किया जाएगा पास होगा वो जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए 2017 में जीएसटी लाया गया। राइट, एंड फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट द जीएसटी इन इस कंट्री। वो भी 1954 में, वहाँ वैट के नाम से जानते थे पहले। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे बोला वही मैंने बताया कि आपको जीएसटी इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया, पूरे भारत में लगेगा इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ जीएसटी को लेकर के। तो जीएसटी बेसिकली क्या एक वैल्यू एडेड टैक्स है। जीएसटी क्या एक वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब कि जो किसी भी गुड्स के मान लो या सर्विसेज के अगर जो वैल्यू है ना उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, तो जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब वैल्यू के ऊपर टैक्स को ऐड करना। एंड लेविड ऑन सप्लाई, ये एक डेफिनेशन है इसको, ये आपको या तो हम नेक्स्ट लेक्चर या इसी लेक्चर्स में हम देखेंगे यहाँ पे। ये बेसिकली ये बताता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स अगर सब पहले तो जीएसटी में डिसाइड होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो या सर्विस से रिलेटेड हो, तो वो बेसिकली सप्लाई है या नहीं है। अगर वो सप्लाई है तो भी उस पर जीएसटी लगेगा, अदरवाइज जीएसटी उस पर नहीं लगेगा। तो ये हम आगे देखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सप्लाई का फिर भी यहाँ पे मतलब क्या बताया गया कि एक तो मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कोई भी गुड्स अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, तो अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और इस पेन की अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ ना, तो मुझे इस पर जीएसटी इस पर एप्लीकेबल होगा, जीएसटी देनी पड़ेगी। क्योंकि मैं जो रॉ मटेरियल्स पीछे से जो खरीद करके लाऊंगा तो मैं ऑब्वियसली उस पर जीएसटी पे करूँगा। और जो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बना के जो फिनिश गुड्स होगा, अगर मैं इसको आगे फर्दर अगर सेल करता हूँ तो उसके ऊपर क्या होगा कि मुझे जीएसटी मैं लूँगा, और पीछे जो मैंने पे किया उसका मैं आईटीसी भी लूँगा। तो ये चीज़ें आगे हम कवर करेंगे, बट बेसिकली आप समझ लीजिए कि सप्लाई पे लगती है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग करूँगा तो जीएसटी लगेगा, या फिर मैं गुड्स को अगर बेचूंगा या प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज या सर्विस प्रोवाइड करूँगा तो उस केस में भी जीएसटी मुझे पे करनी पड़ेगी। और सर्विस अगर लेता हूँ तो, और अगर सर्विस अगर देता हूँ तो मैं रेसिपिएंट से, जो रिसीवर है जो सर्विस ले रहा है, उससे जीएसटी कलेक्ट करूँगा और उसको मैं गवर्नमेंट को जमा करूँगा, जिसे हम बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जैसे कि आप अगर मैं इन दोनों का अगर डिफरेंस अगर बताऊँ आपको, तो डायरेक्ट टैक्स बेसिकली ऐसी अर्निंग जो आप डायरेक्टली कमाते हैं और डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं, वो हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स। जैसे आपका इनकम टैक्स जो लगता है वो डायरेक्ट टैक्स में कवर होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर रहे हो, आप एक मीडिएटर को पे कर रहे हो, और मीडिएटर आपके थ्रू क्या कर रहा है, जो आपका पैसा टैक्स का पैसा वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर रहा है। तो ये वो चीज़ें होती हैं। तो ये बेसिकली जो जीएसटी का कंसेप्ट लाएगा ये इनडायरेक्ट टैक्स में कवर होता है, ताकि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा नहीं करते हो। अगर ये पेन अगर खरीदता हूँ ना, तो मैं इस पर जो टैक्स पे कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली नहीं दे रहा हूँ,
जो सप्लायर है, जो ये माल बेच रहा है ना, उसकी लाइबिलिटी, उसका कर्तव्य बनता है कि जो जीएसटी का पैसा है वो गवर्नमेंट को जमा करवाए टाइमली बेसिस पे। तो ये चीज़ है। अब देखिए जीएसटी जो है क्या है, इज अ चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट है। इसका क्या मतलब है, कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। कहने का मतलब सपोज अगर मान लो कि मैं एक सप्लायर हूँ, मैं ये पेन बेचता हूँ मार्केट में, राइट। तो जो खरीदने वाला, जो होलसेलर है जिसको मैं बेचूंगा, तो होलसेलर क्या करेगा, इसकी वैल्यू जो होगी, सपोज 100 रुपये इसकी वैल्यू है और इसमें मान लो 18 रुपये का अगर मैं जीएसटी लगाता हूँ 18%, तो 118 रुपये हो गया। तो मैंने क्या किया, होलसेलर से 118 रुपये कलेक्ट करें और मैं 18 रुपये क्या करूँगा, गवर्नमेंट को दूंगा। मैं कौन हूँ, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं इस पेन को मैंने बनाया है। अब आता है होलसेलर की बात। अब जो होलसेलर है जिसने मेरे से माल खरीदी है, वो आगे किसको बेचेगा, कस्टमर को बेचेगा, जिसका नाम है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को जब वो बेचेगा तो कंज्यूमर से फिर वो कलेक्ट करेगा। अब होलसेलर के लिए तो कॉस्ट कितने की होगी, 118, प्लस उसमें वो अपना प्रॉफिट वगैरह जो भी होगा ऐड करेगा। सपोज उसने प्रॉफिट मान लो उसने 10 रुपये और इसमें ऐड करा, तो 128 रुपये की कॉस्ट बनी टोटल, मतलब प्रॉफिट मतलब सेल वैल्यू बनी। और फिर फर्दर वो कस्टमर को बेचेगा 128 रुपये में, और जो उस पर जो जीएसटी कमाएगा फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे वो गवर्नमेंट को पे करेगा। और जो टैक्स उसने पे करा होलसेलर ने, वो उसकी क्या लेगा, क्रेडिट लेगा। तो इस तरीके से क्या बनेगा, एक कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट बनता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये था, प्रोड्यूसर था, ये बेच रहा है होलसेलर को, और ये बेच रहा है यहाँ पे फाइनल कंज्यूमर को, है ना। ये इसको जब बेचेगा तो ये मान लो 100 रुपया प्लस 18 रुपये में 118, ये मान लो 118 इसने खरीदी, जिसमें 18 रुपये का इसने टैक्स पे करा, प्लस 10 रुपये का प्रॉफिट जो रहा, 128 रुपये की आ गई। और फाइनल कस्टमर को कितना पड़ा यहाँ पे, ₹128 का पड़ा यहाँ पे, जो फाइनल कंज्यूमर ने जितना पैसा पे करा है। तो इस केस में सिंपल सी बात होती है कि अब होलसेलर ने इसको प्रोड्यूसर को यहाँ पे जो पे करा 18 रुपये का टैक्स, तो प्रोड्यूसर की लाइबिलिटी बनती है कि 18 रुपये गवर्नमेंट को जमा कराए। और 128 में जो इसकी जो टैक्स बनेगी, मतलब कि सपोज इसने इसमें प्रॉफिट प्लस टैक्स लगा करके टोटल 128 ही मान लेते हैं हम यहाँ पे, तो जो भी इसका टैक्स का अमाउंट रहेगा ना इसमें, वो क्या करेगा, ये इसको गवर्नमेंट को जमा करेगा। तो इस तरह से क्या बनेगी, चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट की चेन तैयार होगी, जिसमें अल्टीमेटली बर्डन तो वो देखो फाइनल कंज्यूमर पे ही पड़ता है। आप लोग जानते हो कि गवर्नमेंट जो भी टैक्सेस वगैरह इम्पोज करते हो, कहीं ना कहीं वो जो फाइनल कंज्यूमर होता है उसी के ऊपर पड़ता है। बाकी इन दोनों लोगों को तो फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है इन लोगों को। फ़ायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है। नुकसान कैसे नहीं है, क्योंकि ये जो टैक्स जो भी कलेक्ट कर रहे हैं, ये अपनी जेब से तो नहीं दे रहे हैं, जनता से कलेक्ट कर रहे हैं और वो जाके गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो इस तरीके से बोला जाता है कि ये कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट है। अब फाइनल बर्डन जो है जीएसटी कौन बियर करेगा, वो कंज्यूमर बियर करेगा। एंड नो कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। अब इसमें क्या है कि कहते हैं कि जीएसटी में जो है ना कोई कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है। कहने का मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता, इनका ये कहना है। बट आप अगर आपको कस्टम एक्ट की थोड़ी बहुत अगर नॉलेज होगी तो मैं बताना चाहूँगा कि कस्टम एक्ट में भी क्या करते हैं, वो उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी जब चार्ज होता है ना वैल्यू पर, प्लस एक सोशल वेलफेयर भी हम पे करते हैं, तो इन टोटल वैल्यू क्या होता है, कस्टम में वैल्यू प्लस BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सेस, इन तीनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी टोटल वैल्यू, उस पर प्लस IGST लग जाता है। उस पर लग रहा है यहाँ पे IGST। अब IGST आपने सुना होगा, या CGST SGST सुना होगा, उसके बारे में बाद में आएंगे। तो जब भी अगर हम बाहर से, पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि जैसे बाहर से अगर कोई भी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं ना, खरीद के लाते हैं, तो एक इंटर स्टेट का कंसेप्ट होता है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। अब आप अगर विद इन स्टेट, अपने भारत में किसी विद इन स्टेट, सपोज मैं हरियाणा में रहता हूँ, तो हरियाणा में मैं कोई ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूँ तो वहाँ पे CGST SGST दोनों लगेगा। और अगर सपोज़ मैं दिल्ली से अगर कोई चीज़ खरीद के ला रहा हूँ तो उस केस में IGST एप्लीकेबल हो जाए, क्योंकि 2 स्टेट की बात आ गई। सेम एज अगर हम बाहर से इंपोर्ट करके लाते हैं तो वो भी माना जाता है कि 2 अलग अलग बाहर की कंट्रीज़ हो गई, तो वहाँ पर भी IGST इम्प्लीमेंट होगा, IGST लग जाएगा।
और जो इम्पोर्टर है उसको टैक्स पे करने की लाइबिलिटी आएगी, मतलब इम्पोर्टर ही टैक्स पे करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कि ऑलरेडी इस वैल्यू पर आपका BCT बेसिक कस्टम ड्यूटी और सेस लग चुका है। अब इसके टोटल वैल्यू को मिला करके फिर हम दे रहे हैं इस पर क्या, IGST पे कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली टैक्स के ऊपर तो टैक्स ही हो गया ना। तो ये बात यहाँ पे फिट नहीं बैठी, लेकिन लॉ में लिखा गया, आपको मानना ही पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं कि पहले ओल्ड जो सिस्टम था GST आने से पहले, आपने सुना होगा सर्विस टैक्स का नाम सुना होगा या वैट का नाम सुना होगा, ये सब चीज़ें थी पहले। ये सेल्स टैक्स सुना होगा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सुना होगा। तो इसमें क्या क्या डिफिशियंसीज थे देखो। नॉन इंक्लूजन ऑफ द लोकल टैक्सेस इन स्टेट वैट। अच्छा अब देखो कि ये पहले क्या था कि इसमें कोई इंक्लूजन नहीं था, मतलब लग्जरी टैक्स अलग से ली जा रही है, इंटरटेनमेंट टैक्सेस अलग से ली जा रही है, ये स्टेट लेवल पे होता है, जो कि आज के डेट भी एप्लीकेबल ही है, ये ख़त्म नहीं हुआ है, आज भी लोगों को देना पड़ता है कभी भी लग्जरी टैक्स। तो चलो ठीक, तो ये अमीर लोगों को अच्छी बात है ना, अमीर लोग खरीदे और उसके ऊपर टैक्स दें। तो ये हो गया कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, ये चीज़ें पहले बहुत होती थी। कोई सैनवेट का क्रेडिट नहीं मिलता था आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, इसको बोलते हैं सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। इस पे कह रहे हैं कि कोई क्रेडिट नहीं मिलता था, जो भी मैन्युफैक्चरर होते थे ना वो अपने स्टेज के बाद क्या करते, उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता था। मतलब इसको मैंने सपोज अगर प्रोड्यूस कर दिया तो इसका कोई मेरे को सैनवेट नहीं मिलता था। अल्टीमेटली क्या होता था कि इससे जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है ना वो बढ़ जाती थी, क्योंकि जिस चीज़ का क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा तो मैं तो यार उसको कॉस्ट ही बनाऊंगा ना। तो जितने की मेरी पेन की कॉस्ट बनी प्लस जो मैंने टैक्सेस गवर्नमेंट को दिए उसको मुझे क्रेडिट मिलना नहीं है, तो वो ऑलरेडी जो टैक्सेस जो मैंने पे करी है वो उस प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, तो अल्टीमेटली प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गया प्रोडक्ट का। तो ये चीज़ें थी पहले। फिर एक क्या था कि नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स। वैट और सर्विस टैक्स का आपस में कोई इंटीग्रेशन नहीं था, इसका क्रेडिट आप यहाँ नहीं ले सकते, उसका क्रेडिट आप यहाँ नहीं ले सकते हो, मतलब वैट अलग पे करो, सर्विस टैक्स अलग पे करो, दोनों में से क्रेडिट का आपस में कुछ होता नहीं था। अल्टीमेटली क्या होता था, फाइनल जो कॉस्ट की जो बर्डन है वो किस पे जा रही है, कंज्यूमर पे जा रही है, और प्राइस जो है वो गुड्स के बढ़ते थे इससे। अच्छा फिर अब देखते हैं कि डबल टैक्सेशन का भी कंसेप्ट है, कि डबल टैक्सेशन लग रही है ऑफ सर्टेन ट्रांजेक्शन्स पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी एक प्रोडक्ट उस पर वैट भी लग रहा है, उस पर सर्विस टैक्स भी लग रहा था पहले। तो इससे क्या हो रहा है कि अगर किसी भी एक प्रोडक्ट पे अगर मल्टीपल टैक्सेस लग रहे हैं तो उससे क्या होता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है ना वो बढ़ जाती है, तो बर्डन जो है वो अल्टीमेटली एक आम आदमी पे पड़ता है। तो इस तरह की ये चीज़ें लूप होल्स थे, लूप होल नहीं बोलेंगे इसको, डिफिशियंसी बोलेंगे, कि भाई टैक्स के जो प्रोविजंस थे, लॉ थे, उसी में कमी है। तो इन सब चीज़ों को, और आप पहले भी देखिए कि पहले इतने लूप होल्स वगैरह थे कि लोग इसमें काफ़ी, जो बिजनेसमैन या जो समझदार लोग थे निकल जाते थे, अपना अच्छा खासा टैक्स बचा करके निकल जाते थे। तो इन सब डिफिशेंसीज को दूर करने के लिए GST लाया गया, ताकि GST लाए तो चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहे, आपस में इंटीग्रेशन तैयार हो और कोई भी जो है इसका बेनिफिट ना ले पाए, जो भी लूप होल्स या इसको GST के जो पहले के जो लॉस थे उसके मिस यूटिलाइज करके, GST का मिस यूटिलाइज करके उसका बेनिफिट ना ले ले। तो इसीलिए GST का प्रोविजंस लाया गया और GST इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में, जो कि हमारे मोदी जी ने करवाया है। ठीक है, ठीक। अच्छा अब देखिए ड्यूल GST मॉडल। अब GST में भी कंसेप्ट है ड्यूल GST का। क्या है ये? इट मीन्स सेंट्रल एंड स्टेट बोथ लेवी GST साइमल्टेनियसली। कहने का मतलब आपने सुना होगा CGST, कोई भी आप चीज़ खरीदते हो या रेस्टोरेंट में आप खाते हो या कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हो ना, तो वहाँ देखा होगा कि आपने 9% अपनी CGST में पे करा, आपने 9% SGST में पे करा। कहने का मतलब आधा पैसा आपका जो टैक्स का अमाउंट जो इतना बना, सपोज 100 रुपये का आपकी गुड्स की वैल्यू हो गई, 18% का GST का रेट लगा, तो 9% के बटा, तो टैक्स में आधा 50% बट गया सेंट्रल को, 50% बढ़ गया स्टेट को। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पे, इसलिए बोला जाता है ड्यूल GST मॉडल। और इसको बोला जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता है कि किस स्टेट में गुड्स को कंज्यूम किया जा रहा है, सर्विस को यूज़ किया जा रहा है, वो चीज़ है। कहने का मतलब मैं अगर हरियाणा में हूँ और मैं यहाँ पे अगर सर्विस ले रहा हूँ, सपोज़ को दिल्ली का आर्किटेक्ट है, मैं आर्किटेक्ट की सर्विस ले रहा हूँ, तो वो बंदा यहाँ अगर सर्विस दे रहा है तो मैं उसको पेमेंट दूंगा, GST दूंगा, बट सर्विस तो यहाँ यूज़ हो रही है, तो जो टैक्स का अमाउंट हो किसको मिलना चाहिए? दिल्ली गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, स्टेट जो हरियाणा गवर्नमेंट उसको मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब है हरियाणा गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए ना, क्योंकि मैं हरियाणा में सर्विस ले रहा हूँ, हरियाणा में गुड्स खरीद रहा हूँ, तो जो टैक्स का अमाउंट है
उस पर राइट किसका बनता है? हरियाणा गवर्नमेंट की। सपोज़ अगर कोई दिल्ली का बंदा रहता है, दिल्ली में ही खरीदता मान लो, या दिल्ली में कोई सर्विस लेता, तब उस केस में दिल्ली गवर्नमेंट का राइट बनता है उसके टैक्स का। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोविजंस लाया गया। यहाँ बोला भी गया कि स्टेट इन विच द कंज्यूम्ड गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे आप कंज्यूम कर रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो। तो ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी दोस्तों, हमारे स्टेट में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जिसमें से 3 यूटीज़ ऐसे हैं, यूनियन टेरिटरी, जिसमें कि अपनी खुद की स्टेट लेजिस्लेचर है। मतलब इनका जैसे इसमें इलेक्शंस वगैरह प्रॉपर होंगे। जैसे दिल्ली में आपने देखा हो प्रॉपर इलेक्शन होते हैं। पुडुचेरी एक का है यूटीज़, और एक जम्मू एंड कश्मीर है जो अभी रिसेंटली यहाँ पे इलेक्शंस वगैरह हुए हैं। और ये हमारी यूनियन टेरिटरी का पार्ट भी अभी हाल फिलहाल में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख बना है। तो ये 3 ऐसे स्टेट है जिनकी अपनी क्या ओन स्टेट लेजिस्लेचर है, मतलब अपनी विधानसभा है। और 5 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिनके कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, लद्दाख हो गया, दादरा एंड नगर हवेली हो गया, दमन एंड दीव, चंडीगढ़ हो गया। तो इस तरीके से ये डिफाइन किया गया चीज़ों को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या? एक इंट्रा स्टेट, जैसे मैंने आपको बताया, एक इंटर स्टेट बताया। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है सप्लाई विद इन स्टेट। आप अपने स्टेट के अंदर में ही सप्लाई कर रहे हैं। अगर आप सप्लायर हैं मान लो हरियाणा के, और आप हरियाणा में ही माल को बेच रहे हैं, अपने गुड्स को बेच रहे हैं, या आप सर्विसेज दे रहे हो, तो उस केस में आपको CGST और IGST CGST और SGST लगाना पड़ेगा। मतलब आपने जो सप्लाई करा ना, वो इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। सेम एज अगर आप मान लो किसी 2 स्टेट के बीच में आप सप्लाई कर रहे हो। सपोज आप हरियाणा में बैठे हो और आप दिल्ली वाले को सर्विस दे रहे हो, या दिल्ली वाले को अपने गुड्स बेच रहे हो, तो उस केस में वो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा। तब उस केस में IGST आपका टैक्स का वो बनेगा कि भाई, और IGST कहाँ जाएगा? सीधे सेंट्रल को जाता है। ये अच्छी ध्यान रखिएगा। CGST तो सेंट्रल को जाएगा, और SGST जो है, मतलब SGST जो स्टेट का जो टैक्स है वो स्टेट को ही मिलेगा। तो CGST और IGST ये बेसिकली किसको जाता है? सेंट्रल को जाता है। जो भी टैक्स का अमाउंट होगा वो सेंट्रल को जाएगा, मतलब मोदी गवर्नमेंट को जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, समझ गए आप लोग? फिर देखिए ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये काफ़ी लोगों को इसमें डाउट रहता है। अब ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन क्या है? इसमें एक इनवर्ड सप्लाई होता है, एक आउटवर्ड सप्लाई होता है। ये क्या चीज़ है? देखिए इनवर्ड सप्लाई जो है ना, इनवर्ड सप्लाई जो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप परचेस करते हैं या आपने कोई सर्विस ली, तो अल्टीमेटली आपने सर्विस रिसीव कर रहे हो ना, आपने गुड्स खरीदी है, तो आप एक तरह के क्या हो गए? रिसीवर हो गए हैं, रिसिपेंट जैसे बोला जाता है यहाँ पे, या कंज्यूमर मैं बोल लूँ। तो ये आपकी इनवर्ड सप्लाई है, मतलब आपने सप्लाई ली है। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब आपने सप्लाई दी है, मतलब आप आउटवर्ड आप क्या हो? आप सप्लायर हो। तो जब भी आप अगर इनवर्ड सप्लाई करते हो ना, सपोज आपने इनवर्ड सप्लाई करी और आपने उस पर IGST पे करा, तो आपके पास IGST की क्रेडिट आ जाएगी। सपोज 100 रुपये आपने IGST पे करा, टैक्स। आपने कोई चीज़ खरीदी, मान लो ये पेन खरीदा, ठीक है। सपोज मान लो इस पेन की कीमत है 1000 रुपये की, इसमें 100 रुपये की सपोज फॉर एग्जांपल आपने IGST आपने पे करा, तो आपको 100 रुपये की क्रेडिट आपके पास आ गई। वो जो क्रेडिट है आप अपने आउटपुट जो आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, या फिर आउटपुट जो सप्लाई है, उससे आप क्या करोगे? पहले सेटअप करोगे। ठीक है, तो पहले आप IGST जो होगा, आपकी आउटपुट जो सप्लाई होगी, उससे आप पहले सेटअप करोगे। ठीक है, एंड उसके बाद जो बचेगा उसमें से आप CGST फिर SGST को प्रोपोर्शनली करोगे। जैसा 50-50% हो गया मान लो, या जैसे भी आपको बताया जाए उसमें मैं आप बताओगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए एक तो ये हो गया IGST, फिर CGST का मान लो आपके पास क्रेडिट पड़ा है। अच्छा, मैंने इसका बताया कि सपोज अगर 100 रुपये का अगर यहाँ, तो या तो यहाँ पे मान लो आउटवर्ड सप्लाई इसकी थी 50 रुपीज़, तो 50 यहाँ पे ये यूज़ हो जाएगा, और इनको अगर मैं 50-50% बांटूँ तो 25 रुपये यहाँ आएगा और 25 रुपये यहाँ आएगा, मतलब टोटल 100 रुपये यहाँ पे यूटिलाइज हो गए। सेम एज अगर मान लो CGST हमारे पास पड़ा है मान लो 200 रुपया। ठीक है, CGST अगर हमारे पास 200 पड़ा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? पहले CGST में बांटेंगे। सपोज 150 रुपये मैंने यहाँ CGST में बांट दिया, और फिर मान लो 50 रुपीज़ जो बैलेंस बचे, अगर मेरा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अगर आउटपुट सप्लाई अगर बचा हुआ है, तो 50 रुपीज़ मैं यहाँ पे डाल दूँ, इसकी क्रेडिट को मैं यूटिलाइज़ कर लूँगा। तो उसी तरह मेरे टोटल 200 को 200 क्या हो गए? यूटिलाइज हो गए क्रेडिट। सेम एज SGST को,
SGST का हम SGST से करेंगे, IGST से करेंगे। UT GST जो यूनियन टेरिटरी GST हैं उसको पहले UT GST फिर IGST से करेंगे। इसी तरह से हम ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन चलेगा हमारा। ऐसा नहीं है कि आप IGST का क्रेडिट पड़ा है तो फटाफट पहले आप CGST ले लो फिर SGST ले लो, मन माना कर लो, ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे। आपको पहले IGST लगाना पड़ेगा, IGST में क्रेडिट को सेटअप करना पड़ेगा अपने आउटपुट जो आपकी सप्लाई है उससे, फिर जो बचेगा उसको आप CGST प्लस SGST से करोगे। अच्छा, एक नोट है यहाँ पे कि जो आपकी जो CGST और SGST UT GST इसको आप आपस में सेटअप नहीं कर सकते। मतलब इसकी क्रेडिट जो है ना, CGST की क्रेडिट आप SGST के आउटवर्ड लाइबिलिटी जो होगी उससे आप सेटअप नहीं कर सकते। या फिर मान लो SGST या UT GST का जो क्रेडिट है वो आप CGST के लाइबिलिटी से आप सेटअप नहीं कर सकते हो। ये इनका एक है दिया हुआ है प्रोविजंस में, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। एक होता है टैक्स के सब्स्यूम्ड इन GST। मतलब GST जो बना है ना, तो ऐसे कौन कौन सा टैक्सेस हैं जो GST में मिल के बने हैं, मतलब मिलकर ही GST बना है। तो इसको दो पार्ट्स में इसको बांटा गया। एक तो सेंट्रल टैक्स को, ठीक है, एक हो गया आपका यहाँ पे, मैं येलो ले लेता हूँ, ठीक है। एक तो हो गया आपका यहाँ पे सेंट्रल हो गया, यहाँ पे एक हो गया स्टेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे कौन से टैक्सेस लगते थे। सर्विस टैक्स लगता था, ठीक है जी, सर्विस टैक्स लगता था। फिर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी, मतलब कोई भी गुड्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे थे उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता था। तो वो पैसा जो है टैक्स का वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। एक होता था सेंट्रल सेल्स टैक्स, है ना, ये भी लगता था। तो ये सेंट्रल बेसिस पे तो जो कि आज के डेट में GST में इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं, इंक्लूड हो चुके हैं। एक है आपका स्टेट लेवल पर टैक्सेस कौन कौन से देखिए। एंटरटेनमेंट टैक्सेस हो गए, टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये सब चीज़ें सारे GST में आ चुके हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स भी है अलग से, अभी भी है, लेकिन एंट्री टैक्सेस हो गए जो आपने देखा होगा, ट्रक लॉरीज वगैरह जो जो रात को दिल्ली में इंटर करते हैं तो उनको एंट्री टैक्स देनी पड़ती है, ताकि दिन में अगर एंट्री करें, मतलब दिन में एंट्री इसलिए नहीं करनी दी जाती ताकि पोल्यूशन लेवल क्या हो, एक मेंटेन रहे। बट इनको रात में एंट्री मिलते थे, इनको एंट्री टैक्स देनी पड़ती है। एक परचेस टैक्स होता है, लग्जरी टैक्सेस होता है, लग्जरी कार ली आपने या कोई भी लग्जरी वॉच ली आपने, घड़ी ली या जो भी ली, उस तरीके से क्या होता है इस पर भी लग्जरी टैक्सेस लगता है। फिर टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट, आपने एडवर्टीजमेंट करवाया, तो ये सब ऐसे टैक्सेस थे जो अलग से स्टेट लेवल पे इम्पोज किया जाते थे। मतलब टैक्स जो है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सरकार क्या करती थी, वसूल करती थी। बट अब ये क्या हो चुके हैं, GST में आ चुके हैं। अब इतना बर्डन अल्टीमेटली क्या है कि इतने सारे टैक्सेस की बर्डन पहले थी, अगर आप GST अलग से ले लो तो सोचो एक कंज्यूमर के ऊपर कितना सारा टैक्स की बर्डन आ जाएगी। तो इसलिए इन सब चीज़ों को सब्स्यूम किया गया और GST में लाया गया। ये रहा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि GST एप्लीकेबल ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शन आप गुड्स में कर रहे हो, सर्विसेज जितने भी तरह की हैं, उन पे क्या होगा, GST एप्लीकेबल होगा। अच्छा, अब और बोथ का मतलब क्या हो गया, जैसे कि जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ऐसे हो, ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल इसमें हम देखते हैं रेस्टोरेंट के सर्विसेज। रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट में आपको सर्विस भी दी जाती है और खाना भी परोसा दिया जाता है खाने के लिए। तो खाना जो बेसिकली क्या था, गुड्स ही हो गया। तो इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीज़ें आ गई। बट एक्सेप्ट किया गया है यहाँ पे कि कुछ चीज़ें जो GST में इंक्लूड नहीं है, मतलब इस पर GST नहीं लगे, जैसे अल्कोहलिक लिक्विड, वाइन वगैरह जो देखोगे यहाँ पे, दारू जिसे बोलते हैं, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ATF मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इनके फ्यूल अलग होते हैं, इन पर भी GST नहीं लगता है। नेचुरल गैसेस वगैरह हो गए, इन पर भी GST नहीं लगता है। एक रियल इस्टेट सेक्टर में बोलते हैं, दैट इज़ कि जो आपने सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो करते हो उस पर भी कोई GST यहाँ पे नहीं लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो GST के दायरे के बाहर है, इन पे GST एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। बट इनमें अभी भी एक्साइज, स्टेट के एक्साइज ड्यूटी, CST एंड वैट वगैरह अभी भी यहाँ पे लगते हैं। अब हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ GST लाने से बेनिफिट क्या हुआ गवर्नमेंट को। देखिए बेनिफिट जो है सिंपल, एक तो नेशनल मार्केट जो है वो इम्प्रूव हुई है। यूनिफाइड नेशनल मार्केट मतलब कि आपको जितने भी सप्लायर्स हैं एंड रिसिपेंट्स वगैरह हैं उनको एक दायरे में एक लाया गया,
ठीक है, एक जीएसटी के अंदर सबको लाया गया। इनके भी लिमिट्स हैं, क्राइटेरिया कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, लिमिट्स क्या हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट जिसे बोलते हैं, तो वो चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाया गया जीएसटी मतलब फ़ायदा ये हुआ जीएसटी लाने का। फिर एक हमें मेक इन इंडिया जो मोदी जी का जो इनिशिएटिव था उसको काफ़ी बूस्ट मतलब उसको किया गया, बूस्ट मिला उससे काफ़ी। इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी बढ़ी है। अगर लॉ में अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो ऑब्वियसली बात है कि जो बाहर के इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट करना यहाँ पसंद करेंगे। इससे एम्प्लॉयमेंट क्या होगी यहाँ पे, ग्रो और ग्रो करेगी, राइट। तीसरा चौथा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करने में आसानी होगी, क्योंकि जो आपने देखा कि एक कंटिन्यूस चेन मिलेगा टैक्स क्रेडिट का, ठीक है, और सबको क्रेडिट मिलता जाएगा आपस में, अपना प्रॉफिट मार्जिन वगैरह ऐड करते हुए आगे फर्दर ये बेचेंगे खरीदेंगे इस तरीके से। तो बिज़नेस करने में क्या होगा, आसानी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये मिटिगेट करता है कि इसको इफेक्ट ऑफ द कास्केडिंग टैक्सेस को, एक कुछ हद तक जीएसटी जो है वो कास्केडिंग इफेक्ट को, इम्पैक्ट को ख़त्म करता है। फिर बेनिफिट्स मिलता है कि जो छोटे ट्रेडर्स हैं, राइट, उनको भी ये सब चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली बोले इससे जीएसटी के लाने का ये फ़ायदा है। अब देखिए एक है कंसेप्ट कि जीएसटी का कॉमन पोर्टल क्या गया, इसको सिंपल बोला गया www.gst.gov.in। ये बेसिकली गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसको मैनेज करती है जीएसटीएन, मतलब जीएसटीएन नेटवर्क। अब इसके फंक्शंस क्या हैं, जैसे सपोज अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट, आपकी जो टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर अगर मान लीजिए थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो गया तो आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी यहाँ पे। फिर फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स में काम आता है, सेटलमेंट ऑफ जीएसटी, जो भी आपके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी उसे पे करते हो आप। इसमें एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का भी कंसेप्ट आता है कि अपने लाइबिलिटी जो आपकी उससे कैश में पे करोगे, तो वो सब चीज़ें भी देखते हैं, जिसको जीटीए का कंसेप्ट बोलते हैं, वो भी आगे हम देखेंगे। फिर रिपोर्ट टू द बेसिकली गवर्नमेंट को एमआईएस रिपोर्ट दी जाती है। आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट के इतने 1 लाख करोड़ की जीएसटी से कमाई हुई है, वो सब चीज़ें। तो क्या होता है कि रिपोर्ट के थ्रू पता चलता है कि हाँ भाई कितनी गवर्नमेंट ने, लोगों ने कितनी जीएसटी रिटर्न फाइल करी, कितने टैक्स जमा करी और गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू हुआ है। फिर एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर प्रोफाइल, जो अच्छे टैक्स पेयर है, कहने का मतलब जो अच्छे सप्लायर हैं या रेसिपिएंट हैं, जैसे बीटीपी ट्रांजेक्शन जो होती हैं ना उस केस में, तो एक जो सप्लायर होता है ना उसका एक प्रोफाइल तैयार होता है कि हाँ भाई ये बढ़िया सप्लायर है, इसके टाइमली माल भी सप्लाई करता है और इसका पेमेंट भी टाइमली बेसिस पे मिलता है। मतलब इनकी जो एक रेपुटेशन है वो बरकरार रहती है, अच्छी रहती हैं। तो इससे एक ये भी फ़ायदा होता है जीएसटी से, ताकि जो लोग ख़रीदना चाहते हैं मान लीजिए किसी अच्छे सप्लायर से, तो जीएसटीएन के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि हाँ भाई ये सप्लायर हैं, इनकी ये रेटिंग है, ये अच्छे हैं, तो इनसे माल ख़रीदा जाए, ऑब्वियसली बात है। तो ये सब चीज़ें, ये बेनिफिट्स इसके फंक्शंस हैं जीएसटीएन के। अच्छा, एक और कंसेप्ट लाया था, ई इन्वॉइसिंग का कंसेप्ट लाया गया था। ई इन्वॉइसिंग का कंसेप्ट क्या बोलता है, फैसिलिटी ये 17-18 के बाद से लाया गया है फाइनेंशियल ईयर। एक ये रजिस्टर्ड पर्सनस के लिए जिनके हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर कितने मोर देन 5 करोड़ हैं, तो उनको ई इन्वॉइसिंग की फैसिलिटी दी गई है, ठीक है। एक आता है, और अच्छा लास्ट हम देखते हैं अब यहाँ पे इनवॉइसिंग के बारे में। सिंपल है कि जो इन्वॉइस है वो इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे होगी, ताकि उनको क्या होगा, पेपरलेस जितना हो सके ट्रांजेक्शन्स काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी, तो इसलिए ये चीज़ें लाई गई, इनिशिएटिव की गई। एक कंसेप्ट ऑफ क्या है, कंपनसेशन सेस का। कंपनसेशन सेस जो होगा, सेस का नाम तो सुना होगा आपने, कंपनसेशन सेस ये नया है यहाँ पे, ये जीएसटी में है, बट ये एप्लीकेबल नहीं है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया यहाँ पे 31 मार्च 2026 के तक, एंड विल बी। और ये किस पे इम्पोज करता है, यहाँ पे इम्पोज किया जाता है, मतलब गवर्नमेंट जब भी कंपनसेशन सेस जब गवर्नमेंट लगाएगी ना, तो किस पे लगाएगी, लग्जरी आइटम पे लगाएगी, डीमेरिट गुड्स पे लगाएगी। फॉर एग्जांपल एक जैसे पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, जो नशेड़ी लोग होते हैं ना, पान मसाला, तंबाकू, एरेटेड वाटर, या फिर मोटर कार, जो उनको लग्जरी कार चलाने की काफ़ी वो रहती हैं, कि सपने रहते हैं कि भाई मेरे को बहुत महंगी कार में बैठना है, बैठूंगा तो सीधा 4 करोड़ की लैम्बोर्गिनी में बैठूंगा या फरारी में बैठूंगा, ये सब चीज़ें। तो वो जब गवर्नमेंट लाएगी, ये जब ये टैक्स इम्पोज करना अलग से शुरू करेगी, ये अलग से लगेगा यहाँ पे, तो ये इन सब चीज़ों पे लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि पान मसाला, टोबैको, खैनी, तंबाकू क्या है, ये सब ख़राब चीज़ें हैं, तो गवर्नमेंट इनको प्रमोट नहीं करना चाहती, इसलिए इस पर टैक्स बढ़ा करके, कि भाई टैक्स अगर मैं बढ़ा दूंगा तो ऑब्वियसली इनकी जो प्राइस है ना
वो बढ़ जाएगी। तो लोग जहाँ पहले 100 लोग खाते थे, अब मुश्किल से 20 लोग या 50 लोग ही खाएंगे। ऐसा गवर्नमेंट का सोचना है। अल्टीमेटली तो उनको भैया अपना टैक्स लेने से मतलब है ना, जितना रेवेन्यू अर्न हो जाए। खाने वाले तो खाएंगे ही। ये चीज़ें हुई। रही बात लग्जरी मोटर कार की, तो मोटर कार खरीदने वाले बहुत हैं, खरीदते भी हैं। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है? जितने अमीर है भैया उनसे और पैसे लूटो। ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए एक सप्लाई की डेफिनेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई सप्लाई है क्या चीज़। देखिए इसका एक सेक्शन है, सेक्शन 7 बोलते हैं इसको। कह रहा है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, जितने भी टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज हैं या दोनों मिला के, सच है जैसे कि सेल हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल, इन्हीं को सप्लाई बोला गया है। और ये कब सप्लाई मानेंगे हम यहाँ पे? मेड और अग्रीड टू बी मेड, होना है या होगा, हुआ है या होगा। फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब आपसे लेन देन, भैया पैसे लेकर के होंगे, फ्री में नहीं होगा। कंसिडरेशन का मतलब हो गया यहाँ पे पैसा, ठीक है। एक तरह से मान लेते हैं। हालांकि बार्टर सिस्टम भी है कि भैया एक के बदले इन काइंड में जो देते हैं, आपको मैंने ये पेन दिया, आपने मुझे कुछ और इसके बदले में दे दी, पैसे के बदले में, तो वो भी कंसिडरेशन में कवर है। बट यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ पैसा की बात ज़्यादा की जा रही है यहाँ पे। पूरा कंसिडरेशन होना चाहिए इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कहने का मतलब, और जो ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हो ना, वो बिजनेस पर्पज से होना चाहिए, ये नहीं कि अपने पर्सनल बेसिस पे हो। तो यहाँ कहा क्या गया कि जो सप्लाई है ना, B2B बेसिस के आप देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। मतलब जो भी आप बेच रहे हो ना, जैसे मेरा ये बेचने का काम है, तो इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब मैं बिजनेस में सप्लाई कर रहा हूँ, इसका मेरा धंधा है, बिजनेस है। मैं किसी को खैरात में फोकट में नहीं दे रहा हूँ या चैरिटी नहीं खोल के बैठा हूँ यहाँ पे। मैं बेच रहा हूँ, इसके प्रॉपर मैं पैसा ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या होगा? गुड्स होगा। तो गुड्स को जब मैं बेच रहा हूँ ना, सेल कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या है? एक सप्लाई है, ठीक है। गवर्नमेंट इसे सप्लाई मानती है। और इसी से वो गवर्नमेंट क्या लेगी, भैया आप पेन बेच रहे हैं ना, तो आपको मुझे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब ये क्या बोलता है बी पार्ट, इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस। ये सर्विस का केस बोला गया सेक्शन 7 में कि जब आप सर्विस इंपोर्ट करते हो ना, फॉर अ कंसिडरेशन आपने पैसे लिए, वेदर नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस। भले ही, अच्छा, जब आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बिजनेस में ही हो। आप सपोज़ मान लो कि मेरा बिजनेस नहीं है, मान लो कि मैंने किसी रिलेटिव से एक सर्विस ली है, ठीक है। रिलेटिव से सर्विस ली है यहाँ पे, और मेरे बिजनेस में नहीं है, बट मैंने उससे पैसा लिया, मेरा रिलेटिव वहाँ बैठा है, मैंने उसको सर्विस दी, ठीक है। और इन द कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस है ही नहीं, बट मैंने उससे पैसा लिया उस सर्विस का, तो ये सप्लाई में कवर हो जाएगा ये। और एक एक्टिविटीज़ है जो कि स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 में है, दैट इज़ मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। मतलब जीएसटी का एक प्रोविज़न जो है ना, बोला गया है कि भैया शेड्यूल 1 में ना, एक्चुअली होता कि इसमें 4 पैरा हैं, 1 2 3 4। पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 एंड पैरा 4। बोला कि ये 4 तरह के जो ट्रांजेक्शन है ना भैया, इसमें आप अगर विदाउट कंसिडरेशन भी करते हो ना, तो भी हम इसको सप्लाई मान लेंगे और टैक्स लगा देंगे। आप बोलोगे ऐसा कैसे भैया, पैसा तो कुछ लिए नहीं और इसको सप्लाई कैसे मान लोगे? हाँ, ये गवर्नमेंट ने अब लगाया है, क्योंकि आपको नहीं पता, ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि बिना टैक्स बचाने के लिए लोग करते हैं। ऐसा टैक्स बचाने के लिए विदाउट कंसिडरेशन में पहले चीज़ें थी, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, लगता है कि भैया कुछ है ही नहीं, ट्रांजेक्शन नहीं, बट अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट की इसकी आँख गई, नोटिस मतलब गवर्नमेंट ने करी, तो इसको भैया क्या कर दिया इन्होंने, जीएसटी में डाल दिया कि ऐसे ट्रांजेक्शन जो शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड है, अगर वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं विदाउट कंसिडरेशन, मतलब जिसमें कुछ पैसा बार्टर कुछ भी नहीं है, फ्री में हो रहा है, कहने को फ्री में हो रहा है, बट अल्टीमेटली पर्पस दोनों का बेनिफिट लेना होता है, तो गवर्नमेंट कह रही है भैया हमको इसमें भी टैक्स चाहिए। तो ये शेड्यूल 1 में, जो कि हम आगे सप्लाई के जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, सप्लाई की डेफिनेशन काफ़ी डिटेल्ड है सप्लाई के बारे में, और हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली सप्लाई की डेफिनेशंस हो गई। तो ये शेड्यूल 1 इस तरीके से बताता है। तो दोस्तों ये वीडियोस यहीं तक है, और मैंने कोशिश करी कि बेसिक्स आपको अच्छे से मैं समझा सकूं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको, जिनको नॉलेज लेना अच्छा लगता है कि भाई हाँ
कि जीएसटी का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, उनको आप शेयर कर सकते हैं। बाकी मैं वीडियोस बना रहा हूँ बस एक नॉलेज पर्पस से बना रहा हूँ कि हाँ लोगों को ये चीज़ें थोड़ी बहुत समझें वो क्या है, क्योंकि जागरूक करना ही मेरा एक पर्पस है कि भाई मैं खुद भी जागरूक होता हूँ, चीज़ें पढ़ता हूँ तो मुझे खुद भी अच्छा लगता है, और मैं दिल से पढ़ाना भी मुझे अच्छा लगता है। पढ़ाना क्या, आप लोगों को पढ़ाना तो खैर मेरे वो भी उम्र नहीं है पढ़ाने को, तो मैं भी एक लर्नर ही हूँ, सीख रहा हूँ चीज़ें, और चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा है तो वो भी मैं चीज़ें स्प्रेड करूँ, चीज़ें बताऊँ आप लोगों को। और जिनको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है वो अच्छे से इसे देखें, और जिनको नहीं है वो तो खैर कुछ भी देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे भथेड़ी चीज़ पड़े हुए हैं, वहाँ पे ढेर सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो जिनको इरेलीवेंट टॉपिक्स वगैरह देखने हैं तो वो देख सकते हैं, जिनको पढ़ाई की चीज़ें देखनी है, नॉलेज देखनी है, जिनको अपना नॉलेज ग्रो करना है, जीवन में कुछ आगे बढ़ना है, तो वो चीज़ें ये देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपसे विदा लेते हैं अब। अगर आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अगर कमेंट सेक्शन में डालिए कमेंट बॉक्स में कि आपको और नेक्स्ट जीएसटी रिलेटेड कौन सी टॉपिक आपको देखनी है, तो मैं उससे रिलेटेड बनाऊँगा। हालांकि मैंने बेसिक टू एडवांस ही करने का वो लिया हुआ है कि भाई धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय।